दोस्तों, एक बात तो हमेशा याद रखना कि बुढ़ापा एक ना एक दिन सबको आना है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। पर यह चार बातें हमेशा याद रखना चाहिए, वह चाहे मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान, बुढ़ापा तो सबको आएगा। तो वह कौन सी चार बातें हैं जिसे जानने के बाद बुढ़ापे में तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी? आइए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। अमीर होने की वजह से उसके कारोबार पूरे नगर में फैले हुए थे। जब वह व्यक्ति अपने कारोबार को बढ़ाकर खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, तब उसके माता पिता ने कहा, बेटा तुमने पैसा तो बहुत कमा लिया, बहुत धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। हम दोनों चाहते हैं कि तुम भी शादी करके अपने गृहस्थी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अब तुम शादी के योग्य हो गए हो। अपने माता पिता की बातों को सुनकर वह लड़का कहता है, पिताजी अभी मैं शादी नहीं करूँगा, अभी मैं और धन कमाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो सपने देखे हैं पहले मैं उसको पूरा करूँगा, फिर विवाह करूँगा। तब पिताजी कहते हैं, बेटा शादी तो हर इंसान को करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा पैदा करके वंश को आगे बढ़ाना होता है। संतान उत्पत्ति के बाद ही मनुष्य पर जो पितृ कर्ज होता है वह उससे मुक्त हो पाता है। परंतु कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हमने शादी कर ली तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, खर्च भी बढ़ जाएंगे और हमारी आज़ादी भी समाप्त हो जाएगी, और वह लड़की जिससे हमारी शादी होगी वह भी हमारे ऊपर बोझ बन जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है। विवाह हमारे जीवन की ज़रूरत है। शादी के बाद पति पत्नी दोनों सुख दुख के साथी होते हैं। जैसे एक रथ के दो पहिए होते हैं, एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसे दो पहियों की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। एक पत्नी के होने से पति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मिलती है। एक पत्नी ही होती है जो विपत्ति के समय में हमारे साथ खड़ी होती है। जैसे इंसान को भोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए शादी करना अति आवश्यक होता है। पिता की इतनी सारी बातें सुनकर लड़का शादी के लिए राजी हो जाता है और कहता है, ठीक है, आप कोई अच्छी सी लड़की तलाश करिए जो कि संस्कारी हो, फिर हमें बताइएगा, मैं आपके पसंद के लड़की के साथ शादी कर लूँगा। माता पिता लड़के की यह बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले ही दिन उस लड़की के पिता ने बगल के गांव के रहने वाली एक लड़की को देखने के लिए चले गए, और जब लड़की पसंद आ गई तो उन्होंने पंडित जी को बुलवाया, रिश्ता पक्का कर शादी तय कर लिया। वर वधू दोनों पक्ष के लोग शादी की तैयारी में जुट गए, और धीरे धीरे वह समय भी नज़दीक आ गया जब शादी होना था। दूर दूर से सभी रिश्तेदार इकट्ठा हो गए, और माता पिता ने लड़के और लड़की की शादी खूब धूमधाम से करवाई, और एक नई बहू घर पर आ गई। सुंदर और संस्कारी पत्नी पाकर लड़का भी बहुत खुश था, और साथ ही साथ लड़के के माता पिता भी बहुत अधिक प्रसन्न थे। दाम्पत्य जीवन काफ़ी खुशी में बीत रहा था। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा, और समय के साथ साथ उस लड़के के माता पिता भी बूढ़े हो रहे थे। फिर माता पिता अपनी बहू और बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं जो तुझे बताने जा रहा हूँ इस बात को ध्यान से सुनना, यह तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगे। और यह कहकर उन्होंने बताना शुरू किया, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मगर तुम हमारे इन बातों को कभी मत भूलना। तुम दोनों सदैव एक साथ रहना और कभी भी भूल कर भी
एक दूसरे से विश्वासघात मत करना। जीवन में कभी भी ऐसा कार्य मत करना कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। हमेशा दूसरों की मदद करना, क्योंकि दूसरों का मदद करने वाला कभी गरीब नहीं होता, बल्कि जो मदद करता है वह ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तब दोनों बहू और बेटा कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करें, आप जैसा कह रहे हैं हम दोनों वैसा ही करेंगे। हम दोनों आपके बताए मार्ग पर चलेंगे। हम दोनों पति पत्नी आपके सिद्धांतों पर चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इस तरह पूरा परिवार मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वह लड़का और भी अमीर हो गया था। वह तरक्की पाने के लिए अपने जीवन में हमेशा प्रयासरत रहता था। और इधर माता पिता भी काफ़ी बूढ़े हो चले थे, बाल सफ़ेद हो गए थे, शरीर दुबला पतला हो गया था। अब उनकी हरकतें बच्चों जैसी हो गई थी। माता पिता काफ़ी बूढ़े होने के कारण अब उनका स्वभाव बिल्कुल बदल चुका था। वह पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, जिससे अब उन लोगों का लड़के के पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा था। अब वह अपने सास ससुर के बातों को सुनकर काफ़ी नाराज़ रहने लगी थी। और नाराज़गी का कारण था कि उसके बूढ़े सास ससुर बात बात में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगते थे। और जब पति शाम को काम करके घर वापस आता तो उसकी पत्नी कहती कि तुम्हारे माता पिता कोई ना कोई बात लेकर हमसे झगड़ा करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। और इन लोगों का यही हरकत रहा तो एक दिन मैं भी यह घर छोड़कर अपने माता पिता के पास चली जाऊंगी। पत्नी की यह सब बातें सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता है कि आप लोग ऐसा ना करें। आखिर आप लोग अपने बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तब लड़के के माता पिता जवाब देते, झगड़ा हम लोग नहीं, झगड़ा तुम्हारी पत्नी करती है, जिसने हम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। इस तरह दोनों एक दूसरे पर दोष लगाते और लड़का दोनों को समझा बुझाकर झगड़ा को शांत करता। लेकिन माता पिता तो बूढ़े हो चले थे, उनका याददाश्त कमज़ोर हो गया था। अब उनका दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा था। इसलिए आज जो लड़का समझा कर जाता है, फिर कल बीती हुई बातों को वह भूल कर फिर बहू को कुछ ना कुछ कहते रहते, जिससे झगड़ा फिर से शुरू हो जाता। अब उनके घर में प्रतिदिन यही सब होता है। प्रतिदिन कोई ना कोई बात को लेकर सास ससुर बहू आपस में झगड़ा करते। यह सब देखकर लड़का बहुत चिंतित और परेशान रहने लगा। और साथ ही साथ उसकी पत्नी भी इस लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी थी। बहू ने कुछ दिन तक तो अपने सास ससुर के इस व्यवहार को सहन किया, परंतु जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई तो वह भी गुस्सा होकर अपने पति के घर को छोड़कर अपने मायके यानी अपने माता पिता के घर चली गई। लड़की के माता पिता लड़की को अकेले आते देख लड़की के पिता ने पूछा, क्या बात हुआ, तुम अकेले क्यों आई हो। तब वह लड़की अपने सास ससुर की सारी बातें अपने पिता से कह सुनाई। तब लड़की के पिता ने कहा कि इस बात को तो तुम्हें दामाद जी से समझना चाहिए था। तब लड़की ने कहा, मैं सारी बातें अपने पति को भी बताई थी। वह अपने माता पिता को बहुत समझाए, परंतु वे लोग हैं कि मानते ही नहीं, किसी बात को समझते ही नहीं। उनको समझाने का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लोग मात्र कुछ क्षण के लिए सही रहते हैं, नहीं तो फिर वही लड़ाई और वही झगड़ा। और इस रोज़ रोज़ के झगड़ा से हमारा जीवन नर्क हो गया है। तब लड़की के पिता ने लड़की को समझाते हुए कहा, हर लड़की का अपना असली घर वही होता है। तुम्हें ऐसे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वह क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें खुद नहीं पता रहता है। इसलिए तुम्हें उनके बातों पर ध्यान न देकर उन लोगों की अच्छी से सेवा करनी चाहिए। तब लड़की कहती है, आखिर मैं क्या करूं? हमारे दोनों सास ससुर हमेशा मुझ में ही कमियां निकालते हैं। मेरे ही पकाए हुए खाने में कमी निकालते रहते हैं।
और झगड़ा करने लगते हैं। जब तक वे लोग जीवित हैं मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, तब तक मैं यहाँ आपके पास ही रहूंगी। यह सारी बातें सुनकर लड़की के पिता को बहुत तकलीफ़ होती है। फिर वह बाप अपने बेटी से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा। मैं उन लोगों से पूछूंगा कि आखिर वे लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अगले दिन लड़की के माता पिता लड़की को लेकर लड़की के ससुराल पहुंच जाते हैं। लड़की के ससुराल पहुंचने पर लड़की के माता पिता की मुलाकात लड़की के सास ससुर से होती है। लड़की के माता पिता लड़की के सास ससुर के सामने यह बात रखते हैं, लेकिन वे लोग तो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे। उन लोगों के अंदर अब समझदारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। वे दोनों उल्टे लड़की के माता पिता को भला बुरा कहने लगते हैं। जब लड़की के माता पिता के लाख समझाने पर भी कोई हल नहीं निकला, तब माता पिता उदास मन से लड़की को लेकर अपने घर वापस चले आते हैं। जब वे वापस लौट रहे होते हैं, तब उस रास्ते में उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वह एक महात्मा थे। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी, मुख पर अलग अजीब सा तेज था। तीनों प्रणाम करते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। अब महात्मा पूछते हैं, बेटा क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तब लड़की का पिता कहता है, हाँ महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तब महात्मा कहते हैं, बेटा तुम्हें जो भी परेशानी है तुम वह परेशानी मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे परेशानी का कोई ना कोई समाधान तो ज़रूर मिलेगा। फिर लड़की का पिता उस लड़की के शादी से लेकर और उसके मायके जाने तक की कहानी विस्तार से महात्मा को बताता है। महात्मा सारी बातें समझ जाते हैं। फिर महात्मा कहते हैं कि तुम सभी लोग हमारे साथ लड़की के ससुराल चलो। मैं उन लोगों से कुछ ऐसी बातें बताने का प्रयास करूंगा, उन लोगों से मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। अगर वे लोग उस बात को समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो उन लोगों का जीवन सुखमय हो जाएगा। साथ ही साथ तुम्हारी बेटी भी खुशी खुशी रहने लगेगी और वे लोग भी सदैव खुश रहेंगे, क्योंकि उन लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा कि बुढ़ापे में 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। इन्हीं 4 बातों की जानकारी न होने के कारण उनकी दुर्दशा हो रही है और उनके साथ तुम्हारी बेटी और दामाद भी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। इतना कहकर महात्मा उन तीनों के साथ लड़की के ससुराल पहुंच जाते हैं और इन लोगों को दरवाजे पर रुकने के लिए कहते हैं और अपने स्वयं अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाने पर दोनों लड़की के सास ससुर महात्मा को देखकर खड़े होकर प्रणाम करते हैं। फिर महात्मा जब लड़की के बारे में बात करते हैं तो वे दोनों कहते हैं, जब से हम लोग बूढ़े हो गए हैं वे लोग हमारी कदर नहीं करते। उनको यह नहीं पता है कि आज हम बूढ़े हो गए हैं, कल को वो भी बूढ़े होंगे। तब महात्मा उन दोनों को समझाते हुए कहते हैं कि आप लोग बूढ़े हो चुके हो, लेकिन आप लोगों को 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आपके बेटा बहू भी आपकी सेवा करेंगे और वह लोग भी खुश रहेंगे। अगर इन 4 बातों पर ध्यान देते हैं तो आप लोगों का जीवन सुखमय हो जाएगा। इस पर लड़की के सास ससुर कहते हैं कि हे महात्मा, कृपा करके आप मुझे उन 4 बातों को बताइए। तब महात्मा कहते हैं, पहली बात, आप जो कुछ भी बोलते हैं उन बातों पर ध्यान दें, अपने वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि वाणी में इतनी शक्ति होती है कि आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं और अपने वाणी से ही किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो कि आप लोग कोई बात हमसे करते हैं, अगर वह बात हमें अच्छा लगता है तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। अगर आपकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती तो फिर मैं आप लोगों के बातों को सुनना पसंद नहीं करूंगा। इसलिए कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचनी चाहिए।
वैसे भी जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। अपने तरफ से बोलता तो वह ठीक है, परंतु उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए बोलने से पहले अपनी बातों पर ध्यान दें और खूब सोच समझ कर बोलना चाहिए। दोनों दंपति महात्मा के बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। महात्मा से कहते हैं, ठीक है, आज से हम दोनों अपनी बातों पर ध्यान देंगे और बहुत सोच समझ कर बोलेंगे। दोनों दंपति कहते हैं, परंतु गुरुवर, और दूसरी कौन सी बात है, वह भी हमें बताइए। तब महात्मा कहते हैं, कोई भी वस्तु सोच समझकर उचित समय पर मांगनी चाहिए। जैसे अगर आपको भूख लगी है और आपकी बहू खाना बना रही है, उस समय पर आप भोजन मांगेंगे तो वह कहाँ से दे पाएगी। अगर बहू स्नान कर रही है, उस समय पर आप कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर आपको कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वह स्नान कर रही है। उस समय पर आप कोई चीज़ मांगेंगे तो वह नहीं दे पाएगी, और ना ही उस अवस्था में कोई चीज़ देने के लिए आपके पास आएगी। अगर ऐसे में आप उस बात को लेकर झगड़ा करते हैं तो आपका व्यवहार ठीक नहीं है। यह आपको समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं, इसलिए हमें दूसरों पर अधिकार होता है। जवानी में हम जो कुछ भी मांगते हैं वह हमें मिल जाता है, परंतु बुढ़ापे में हम दूसरों के सहारे जीते हैं और दूसरा व्यक्ति अपना काम समाप्त कर लेगा, तभी वह हमारे लिए कुछ लेकर आएगा, तभी हमारी बातों को सुन पाएगा। इसलिए हमें बुढ़ापे में सब्र से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ज़बान से किसी बात को निकाले और तुरंत हमारे सामने लेकर हाजिर हो गए। आपको यह ध्यान रखना होगा कि हो सकता है आपकी बहू कहीं पर गई हुई हो या किसी काम में व्यस्त हो, आप लोगों की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही हो। न समझ में आओ तो बताओ, अब हम तुरंत समझा देते नहीं। हो सकता है आपकी बहू कहीं पर गई हुई हो या किसी काम में व्यस्त हो, आप लोगों की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही हो, आपकी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच रहे हों। ऐसे में आप अपनी बहू से किसी चीज़ का मांग कर रहे हैं तो वह कैसे पहुंचाएगी। यदि आप लोग इन बातों को लेकर अपनी बहू से नाराज़ हो जाते हैं तो यह गलत बात है। आपको यह भी ध्यान देना होगा कि आपकी बहू आपकी आवाज़ को सुन पा रही है या नहीं, और साथ ही साथ यह भी ध्यान देना होगा कि जो वस्तु आप मांग रहे हैं वह घर में है भी या नहीं। तब दोनों पति पत्नी कहते हैं, महात्मा, आपकी बातें हमें अच्छी से समझ में आ रही हैं। वास्तव में गलती हम लोगों का ही है जो हम इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे। महात्मा ने उन दोनों दंपति को तीसरी बातें बताते हुए कहा, कभी भी घर में खाना बिगड़ जाने पर चिढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि आपकी बहू खाना बना रही है और खाना बनाते वक्त उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि घर में बहुत से और कार्य होते हैं। ऐसे में खाना बनाते वक्त कहीं नमक कम या ज़्यादा हो गया, या मिर्ची कम या ज़्यादा हो गया, या रोटियां जल गई और उसने भोजन परोस कर आपके सामने रख दिया, और आपने जैसे ही उस भोजन को देखा आप गुस्सा के मारे लाल पीले होने लगे और कहने लगे कि इसे तो खाना बनाना नहीं आता, भोजन में नमक नहीं है। तरह तरह की कमियां निकालने लग जाते हैं। भोजन में कमी होने पर आपको अपने बीते हुए समय को याद रखना चाहिए। जब आप जवान थे, आपसे भी गलतियां होती थी, तो क्या आपके माता पिता भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? अगर करते भी थे तो आपको कैसा लगता था? उस समय वास्तव में आपको बुरा लगा होगा, क्योंकि उस समय आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी। केवल खाना बनाना ही काम नहीं रहा होगा। इसलिए कभी कभार गलती से खाना खराब भी बन जाए तो जितना आप खा सकते हैं उतना ही खाएं और चुपचाप खुशी खुशी बिना कुछ कहे भोजन करके उठें। उसके बाद अपने बहू से बताएं कि बेटी, आज तुमने यह गलती की है, ध्यान रखना इसके बाद यह गलती दोबारा ना हो। ऐसे में आपकी कही हुई बातें बहू को समझ में आ जाएगी और आगे से वह ध्यान भी रखेगी।
लेकिन यह बात आपको प्यार से कहना है और समझाना है। यदि आप उसको प्यार से समझाते हैं तो उसे भी अच्छा लगेगा और वह प्रसन्न रहेगी और आपके बारे में। लेकिन आप जो उस खाने में तरह तरह की कमियां ढूंढते रहते हो और गुस्सा होकर उस कमियों को बताते हो तो उस बहू को बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए ध्यान रहे कि घर में कभी भी भोजन बिगड़ने पर आपको कुछ नहीं कहना है, चुपचाप भोजन करना है और बाद में प्यार से समझाना है। तब दोनों दंपति कहते हैं, हे महात्मा, आपकी कही हुई तीनों बातें हमें बहुत अच्छी से समझ में आ गई। कृपा करके हमें चौथी बात बताएं। महात्मा चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने घर के, अपने परिवार के हालातों को दूसरों से नहीं बताना चाहिए। जैसे कि आपके परिवार में आर्थिक तंगी, पारिवारिक झगड़ा, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बहू खाना अच्छी नहीं बनाती, हमारे बेटा बहू हमारी अच्छी तरह से सेवा नहीं करते। यह सब बातें दूसरों से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब दूसरे सुनते हैं तो आपके साथ हमदर्दी का नाटक करते हैं। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वही बातें तुम्हारे घर में तुम्हारे बहू और बेटे से कह देते हैं, जो कि झगड़ा का बहुत बड़ा कारण बनता है, जिससे हम आम भाषा में चुगली कहते हैं। आपने तो सुना ही होगा कि इधर की बात उधर लगाना। और यदि ऐसे में आप अपने घर की बातें दूसरों से बताते हैं तो वह झगड़ा खत्म होने के बजाय और बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी कही हुई बातें सुनकर लोग आपके बेटे और बहू से कहना शुरू कर देते हैं और यह बात आपके बेटे और बहू को अच्छा नहीं लगता है और इस तरह से घर में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और यदि आप ऐसे ही लोगों से अपने बहू और बेटे की बुराई करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, तो आप उनके नज़रों में गिरते चले जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रहे कि आपको अपने घर की कोई भी बात दूसरों से नहीं बतानी है। इस पर दोनों दंपति को महात्मा की बातें अच्छे से समझ में आ गई और दोनों दंपति महात्मा की बातों का अनुसरण करने लगे और फिर वही घर स्वर्ग जैसा बन गया। बेटा और बहू भी, बेटा भी अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता को लेकर खुशी खुशी रहने लगा। फिर बहू और बेटे भी महात्मा के पास जाते हैं और महात्मा से कहते हैं, हे महात्मा, बड़े बुजुर्गों को खुश रखने का क्या उपाय हो सकता है? तब महात्मा कहते हैं, बेटा, इसके लिए तुम दोनों को कुछ बातों का ध्यान देना होगा। बड़े बुजुर्ग घर में आशीर्वाद की तरह होते हैं और उनको खुश रखना बहुत आसान होता है। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला कि उनके साथ समय व्यतीत करें। अपने काम से समय निकालकर कुछ समय उनके साथ ज़रूर बैठें, उनसे बातें करें। जब आप बाहर या अपने ऑफिस से आते हैं तो कम से कम 10-15 मिनट उनके साथ बात करें। ऐसे में उनको सांत्वना मिलती है, उनको लगता है कि हमारे बहू और बेटे हमारा ख्याल रखते हैं और इससे उनको प्रसन्नता महसूस होती है। दूसरा, जब भी बाहर जाएं तो उनसे ज़रूर पूछें कि उनको कुछ मंगाना तो नहीं है। कभी कभी उनको लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे में अगर आप उनसे पूछते हैं कि आपको कोई चीज़ बाहर से मंगाना है तो वह आसानी से उस चीज़ को बता देते हैं। इससे उनको लगता है कि मेरे बच्चे उनकी केयर करते हैं। तीसरा, अपने बच्चों को यह ज़रूर बताएं कि वे अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ आधा घंटा रोज़ खेलें। यह उनको बहुत खुशी देता है, क्योंकि बुढ़ापा बच्चों के जैसा ही होता है। आप जब बूढ़े व्यक्ति के साथ खेलते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आती है, जिससे उनका मानसिक संतुलन सही बना रहता है और वे बीमार भी कम पड़ते हैं। चौथा, घर में अगर कोई भी फंक्शन रखते हैं तो उस फंक्शन में उनको मुख्य रूप से शामिल करें। घर में आयोजित किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा में उनको शामिल करें, क्योंकि उनको यह बात बहुत अच्छा लगता है और उनका मन अति प्रसन्न रहता है। पाँचवा, बड़े बुजुर्गों के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखें। उनकी किसी भी बात को बुरा ना मानें, क्योंकि वे कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचते।
वह जब भी कुछ कहेंगे तो आपके लिए कहेंगे। उनके बातों को समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और इन बातों का भी आपको खास कर ध्यान रखना चाहिए कि आज जो हम अपने बड़ों के साथ करेंगे, कल वही व्यवहार हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे।